गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। हमें फिर से जो है क्लास 8 की एसएसटी इसमें चैप्टर नंबर 1 है, हम पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि जो भी चैप्टर्स हम आपके लिए बता रहे हैं काफ़ी मेहनत करके हम बता रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को एक एक बारीकी तरीके से आप सुनिएगा, जानिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, आधुनिक दुनिया। ठीक है, आधुनिक दुनिया मतलब कि आज की आधुनिक दुनिया। ठीक है, तो मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया। हिस्ट्री हमारा अतीत। ठीक है, इतिहास हमारा अतीत। तो इंट्रोडक्शन जो लिखा हुआ है बोल्ड वर्ड्स में इंट्रोडक्शन, वो हम पहले हमको बताएंगे। ठीक है, हम आपको पहले हम बताएंगे इंट्रोडक्शन क्या है इसमें लिखा हुआ है, तब तक लिए हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी, ठीक है, यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द एंशिएंट एंड द मिडल वर्ल्ड। आप पहले से ही पढ़ रखे होगे, जान रखे होगे, सुन रखे होगे। ठीक है, प्राचीन और मध्य दुनिया के बारे में। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इन द 18th सेंचुरी। हम इसमें जो है भारत की आधुनिक इतिहास के बारे में जानेंगे जो 18वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, द मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड इन इंडिया अराउंड 18th एंड 19th सेंचुरी। आपको बता दूं जो आधुनिक जो युग जो चला था इंडिया में वो लगभग 18वीं से 19वीं शताब्दी के आसपास चला था। However, in the Europe, the modern period started in 15th and 16th century। जैसे भी हो, लेकिन यूरोप में आपको बता दें जो आधुनिक युग जो चला था शुरुआत हुआ था 15 से 16 शताब्दी के आसपास शुरुआत हुआ था। There were many reasons for the late start of modern period in India। आपको बता दो कि बहुत से ऐसे रीजन्स हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि इतना लेट में स्टार्ट हुआ मॉडर्न पीरियड। ठीक है, आधुनिक युग जो है हमारे इंडिया में इतना लेट में स्टार्ट हुआ। दे इंक्लूड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। ये जो इतिहास कर चुके हैं इसमें इंक्लूड करते हैं मुगल एम्पायर के पतन को भी ये लोग क्या करते हैं इसमें इंक्लूड कर, इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, सम्मोहित करते हैं। कमिंग अप ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड डिस्प्यूट्स अमंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, और छोटे छोटे जो है स्वतंत्र राज्य जो है इसमें जुड़ते गए। ठीक है, आते गए। एंड द डिस्प्यूट्स अमंग द इंडिपेंडेंट स्टेट। और डिस्प्यूट्स का मतलब होता है भेदभाव, लड़ाइयाँ। ठीक है, जो स्वतंत्र स्टेट्स थे, राज्य थे, उनमें भी लड़ाइयाँ, भेदभाव तो होती ही रहती थी। दिस वर द रीजन्स दैट इन्वाइटेड द फॉरेनर्स टू कम टू इंडिया। यही रीजन्स थे उनके। ठीक है, जिससे कि फॉरेनर्स थे इंडिया में आए थे। द 18th सेंचुरी इज रिगार्डेड एज द डार्केस्ट पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री। जो 18वीं शताब्दी जो माना जाता है वो सबसे द डार्केस्ट पीरियड। आपको डार्केस्ट का मतलब होता है अंधेरा, घना अंधेरा वाला युग माना जाता है आज के भारत के इतिहास में। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं नीचे जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ आवर कंपैरेटिवली वीक सोशल। आपको बता दूं जो ब्रिटिश ने काफ़ी ज़्यादा हमारा भारत का जो सामाजिक जो व्यवस्था था काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। ठीक है, चरमरा गया था। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम, आपको बता दो कि आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था की भी काफ़ी ज़्यादा क्या था, कमज़ोर था। और ब्रिटिशर्स ने इसका खूब ज़्यादा फ़ायदा उठाया। दे यूज़ द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू एक्सटेंड द पावर फॉर मोर देन 2 centuries। ठीक है, इन्होंने अपनी पॉलिसी, अपनी नीति अपनाई जिसमें कि उन्होंने क्या किया, लोगों को डिवाइड किया। ठीक है, लोगों को भाग किया और फिर उनमें रूल करना, उन पर पावर जमाना या फिर धाक जमाना शुरू कर दिया और अपने राज्य को भी स्थापित करना शुरू कर दिया। मोर देन 2 centuries, लगभग 2 शताब्दी से पहले। ठीक है, 2 शताब्दी से अधिक हो गई है। तो इंसिडेंटली, संयोग से, दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन द इंडियंस वर अवेकेंड एंड मोटिवेटेड टू यूनाइट एंड फाइट फॉर फ्रीडम। संयोग से ये पीरियड क्या हुआ, युग क्या हुआ, इसमें इंडियंस क्या हो गए, जाग गए एक बार फिर से उनके नस नस में खून दौड़ने लगी। टू यूनाइट एंड फाइट फॉर फ्रीडम, एक साथ खड़े हो गए और एकता के लिए और आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगे। दिस वॉज फाइनली अचीव्ड इन 1947। और यह आखिरी अंत में 1947 में लोग को आज़ादी मिल गई। एंड फ्रॉम देन द टास्क ऑफ रिबिल्डिंग द नेशंस वॉज स्टार्टेड। और फिर से एक राष्ट्र बनना स्टार्ट हो गया, वहीं से शुरू हो गया। ठीक है, द इवेंट्स ऑफ दिस एरा were deeply influenced by the occurrence and changes which were taking place in the world at that time। ठीक है, आपको बता दूं ये सभी कार्यक्रम, ये सभी आयोजन उस समय के पूरी तरीके से प्रभावपूर्ण गहराई के साथ ये सभी चेंजेस उस समय के दुनिया में ये सब हो रहे थे। ठीक है,
मैनी ऑफ दिस चेंजेस टू प्लेस इन यूरोप, और उस समय से बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारे बदलाव यूरोप में भी हो गए थे। बिफोर वी टर्न टू द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ डिक्लाइन एंड रिकवरी ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, उससे पहले हम जो है इंडिया के पतन के और उनकी रिकवरी उनके ठीक होने की दशा पे हम लौटने से पहले हम वी शाल स्टडी अबाउट मेजर डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द टेंशन। तो हमें उससे पहले, ये पढ़ने से पहले हमें कुछ बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द 18वीं सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ क्या हुई थी उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बोल्ड लेटर्स में दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स, मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ द 10th सेंचुरी, ठीक है, बड़ी उपलब्धियाँ 18वीं शताब्दी की, ठीक है। द मुगल एम्पायर हैड स्टार्टेड टू डिक्लाइन बिकॉज ऑफ वीक सक्सेसर्स। देखिए सक्सेसर्स का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। मुगल एम्पायर ने क्या किया, मुगल एम्पायर हैड स्टार्टेड टू डिक्लाइन बिकॉज ऑफ वीक सक्सेस। मुगल एम्पायर जो है क्या स्टार्ट कर दिया, मतलब कि पतन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका पतन होना शुरू हो गया मुगल एम्पायर का। क्यों? क्योंकि वो जो उत्तराधिकारी थे बहुत ही कमज़ोर थे। ऑन द डिक्लाइन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एंड बीइंग बेनिफिटेड बाय देयर वीकनेस। जब मुगल एम्पायर के जो है जब क्या होने लगा, उनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया, पतन होना शुरू हो गया, नष्ट होते शुरू हो गया, ठीक है, होना शुरू हो गया, तो इस तरह का फ़ायदा ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा मिलने लगा इसका फ़ायदा। एंड बीइंग बेनिफिटेड बाय द वीकनेस, और उनको भी ब्रिटिशर्स क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलने लगा इनकी कमज़ोरी का। डिफरेंट स्टेट्स इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। आपको बता दूं कि जो है अलग अलग राज्य भी उभरे, ठीक है, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इंडिया के अलग अलग भाग में ये सभी राज्य उभरे स्वतंत्र राज्य के रूप में, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम वो द डेक्कन, बंगाल एंड अवध। उसमें से आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण उनमें से है डेक्कन, ठीक है, डेक्कन, बंगाल और अवध, ठीक है। इन द डेक्कन चीन कुली खान, ठीक है, बेटर नॉन एज निज़ाम उल मुल्क, ठीक है, उनको चीन कुली खान, आपको अच्छे नाम से अगर जान सकते हो उनका अच्छा नाम है निज़ाम उल मुल्क, ठीक है। फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद इन 1724, ठीक है। उन्होंने एक स्टेट का, हैदराबाद स्टेट का क्या किया, राज्य का इन्होंने फाउंडेशन किया, ठीक है, नींव रखा 1724 में। मुर्शिद कुली खान, ठीक है, मुर्शिद कुली खान फर्स्ट अपॉइंटेड दीवान ऑफ बंगाल, दीवान, ठीक है। एक तरह से आपको बता दो कि सभी आपको बता दें कि दीवान जो होते थे आज पहले के टाइम में, आपको बता दें कि अभी इस टाइम निर्मला सीतारमण जैसे हैं, ठीक है, वित्त मंत्री है ना, वैसे वो लोग दीवान हुआ करते थे उस टाइम के, ठीक है। तो यही थे दीवान। फर्स्ट अपॉइंटेड दीवान ऑफ बंगाल बिकम द बंगाल्स परमानेंट सूबेदार इन 1717, ठीक है। तो इनको सबसे पहले क्या बनाया गया, दीवान बनाया गया बंगाल का, बिकम द बंगाल्स परमानेंट सूबेदार इन 1717 में इनको एक परमानेंट, एकदम इनको कोई जो है हटा नहीं सकता पूरी तरीके से, परमानेंट इनको सूबेदार बना दिया। सूबेदार काफ़ी हेड हुआ करते थे, ठीक है, 1717 में। अली वर्दी खान आल्सो हेल्प्ड इन मेकिंग बंगाल ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट। अली वर्दी खान ने भी क्या किया, बहुत हाथ पूरी जी तोड़ इन्होंने क्या किया, मदद किया, ठीक है, मेकिंग बंगाल ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, बंगाल को भी पूरी तरीके से स्वतंत्र बनाने के लिए, ठीक है। किसने मदद किया, अली वर्दी खान ने। सद्दत खान एंड इमिग्रेंट फ्रॉम खुसरन फाउंडेड द किंगडम ऑफ अवध। फिर क्या किया, सद्दत खान और अप्रवासी फ्रॉम एन इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, ठीक है, फ्रॉम खुरासान फाउंडेड द किंगडम ऑफ अवध, ठीक है। सद्दत खान ये अप्रवासी थे खुसरन से, ठीक है, खुरसन, ठीक है, खुरासान, ये खुरसन से ये क्या थे, ये रहने वाले थे, अप्रवासी थे वहाँ के। फाउंडेड द किंगडम ऑफ अवध, उन्होंने अवध का राज्य का क्या किया, इन्होंने फाउंडेड किया, यानी कि नींव रखा। इन साउथ मिजोर वॉज नेक्स्ट टू हैदराबाद, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इन साउथ मिजोर वॉज नेक्स्ट टू हैदराबाद विच इमर्ज्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर एंड मेड मच प्रोग्रेस अंडर हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान। साउथ में, दक्षिण में अगर देखा जाए तो मैसूर वॉज नेक्स्ट टू हैदराबाद, मिजोर जो था हैदराबाद के जस्ट नेक्स्ट था। विच एमर्ज एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर एंड मेड, जो कि एक खास तरह की खास शक्तियों के साथ ये उभरा, ठीक है। एंड मेड मच प्रोग्रेस अंडर हैदर अली, हैदर अली ने इसका क्या किया, बहुत ही ज़्यादा इसको उन्नति किया, प्रगति किया। एंड हिज सन टीपू सुल्तान, अपने बेटे टीपू सुल्तान के साथ, ठीक है, उसका बेटा भी था हैदर अली के जिसका नाम था टीपू सुल्तान, ठीक है।
ये अपने राज्य में राज्यारोहण में इसने क्या किया, अपनी पावर में, अपनी सत्ता में मैसूर को काफ़ी ज़्यादा क्या किया, मतलब कि प्रोग्रेस में रखा, ठीक है, हर तरफ से। द मराठास वर द मोस्ट फॉर्मिडेबल ऑफ द हिंदू पावर्स, ठीक है। आपको बता दो जो मराठा के जो लोग थे वो द मोस्ट फॉर्मिडेबल ऑफ द हिंदू पावर, ठीक है, हु अंडर देयर पेशवास मेड अ बिड फॉर सुप्रीमेसी ऑन द डिसमेंबरमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर, जो कि काफ़ी क्या थे अभी काफ़ी खतरनाक लोग थे, ठीक है, हिंदू पावर के काफ़ी घातक लोग थे। हु अंडर देयर पेशवा, जो कि पेशवा के अंदर थे। मेड अ बिड फॉर सुप्रीमेसी, बिड का मतलब होता है एक बात, ठीक है, फॉर सुप्रीमेसी मतलब ऊंचा रहने के लिए, ठीक है, पद में ऊंचा रहने के लिए। ऑन द डिसमेंबरमेंट मतलब बहिष्कार करना किसी का, ठीक है, मतलब कि बहिष्कार करना, ठीक है, ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है, मुगल साम्राज्य के लोगों का इन्होंने क्या किया, अपनी बात कही से एकदम बहिष्कार कर दिया, ठीक है, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। पेशवा के जो लोग अंदर थे ना हिंदू पावर्स का, मराठा के लोगों ने पूरी तरीके से इनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया, इनका अपमान करना शुरू कर दिया लोगों के सामने, ठीक है, मुगल एम्पायर लोगों का। द यूरोपियंस ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट विद ईच अदर इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया। यूरोपियंस भी क्या करने लगे, ठीक है, यूरोपियंस ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट विद ईच अदर। यूरोपियंस क्या करने लगे, एक साथ खूब लड़ने की, मतलब कि उन्होंने बहुत एक प्रथा रच ली, ठीक है, खूब लड़ा, ये लोग मिलके आपस में खूब लड़े, ठीक है, इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया। किसके चलते लड़े कि अपने साम्राज्य को इंडिया में, भारत में स्थापित कर सके। स्ट्रगल स्टार्टेड अमंग द पोर्तुगीज, एक संघर्ष भी लड़ना पड़ा, किसके बीच में, पोर्तुगीज के बीच में और यूरोपियंस के बीच में। द डच, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश, ठीक है, डच के बीच में, फ्रेंच के बीच में, ब्रिटिश के बीच में। विथ शॉर्ट इंटरवल्स द थ्री कार्नाटिक वॉर्स वर फॉट फ्रॉम 1744 टू 1763 बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। आपको बता दूं इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, जो 3 कार्नाटिक वार्स लड़े गए, ठीक है, वो क्या है, फ्रॉम 1744 से 1763 के बीच में 3 कार्नाटिक वार बड़ी घोर अंधकार के साथ इसको लड़ा गया, ठीक है, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच के बीच में, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में इसको काफ़ी घातक लड़ाई लड़ी गई, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Ultimately, taking advantage of political, economic and social weakness of Indian society, the British were able to conquer India. फिर क्या हुआ इसके बाद, टेकिंग एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल, उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश इन्होंने जब युद्ध को क्या लड़ चुके, ठीक है, तब इनमें क्या हो गया, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सोशल वीकनेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, तब इनको फ़ायदे मिलने लगे इंडियंस के, पॉलिटिकल, राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक इनकी जो कमजोरी थी इंडियन, हमारे भारतीय समाज का, ये लोग फ़ायदा उठाने लगे, ठीक है। एंड द ब्रिटिश वर एबल टू कंकर इंडिया, और इस तरह से जब ब्रिटिशर्स उठाने लगे तो ब्रिटिशर्स वर एबल, तो इस तरह से जब फ़ायदा उनको मिलने लगा हमारे इंडिया का, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, कि तुम्हारी राजनीतिक स्थिति काफ़ी ख़राब है भारत की, ठीक है, जिस वजह से वीकनेस ये लोग को धीरे धीरे समझ में आने लगा, और ब्रिटिशर्स क्या हो गए, समर्थ हो गए हमारी इंडिया पे धाक जमाने के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, आधुनिक इतिहास का स्रोत, ठीक है, या फिर एक तरह से आप कह सकते हो आधुनिक इतिहास के स्रोत। We have enough sources of information related to developments taking place in modern period of Indian history. The main among them are as follows. आपको बता दें कि हमारे पास काफ़ी इसके स्रोत हैं, हमारी जानकारी हैं, जो कि इस उपलब्धि में शामिल है, टेकिंग प्लेस इन द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो कि हमारे भारत के आधुनिक इतिहास में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। हमारे पास इसके स्रोत और जानकारी काफ़ी हैं जो हमारे भारत के आधुनिक इतिहास में भाग ले रहे हैं। द मेन अमंग देम आर एज फॉलोज, जो उनमें से कुछ मेन है, उनमें हैं ये हैं
प्रिंटेड बुक्स, ठीक है, छपाई किताबें। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड लेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स। आपको बता दूं, प्रिंटिंग प्रेस छपाई, ठीक है, छपाई वाली मशीन, बुक छापने वाली मशीन का भी क्या हुआ, इसी पीरियड में आविष्कार हुआ, ठीक है, लेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स। और जब इसका आविष्कार हुआ तो बुक्स का भी क्या होने लगा, अवेलेबिलिटी, उपलब्धि भी बढ़ने लगी, बोथ इन इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, दोनों लैंग्वेज में, भारतीय लैंग्वेज में भी और विदेशी लैंग्वेज में भी बढ़ने लगी। थ्रू दिस बुक्स वी थ्रू लाइट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। इन बुक की मदद से, इन बुक्स के हिसाब से हम जो है मानव जीवन के पहलुओं पर हम क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं, ठीक है। आधुनिक भारत के मानव जीवन पे हम क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं। दिस बुक्स ऑल्सो रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस विच द मैन हैव मेड इन द डिफरेंट फील्ड सच एज आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन, ठीक है। इस बुक्स के हिसाब से हम ये प्रदर्शित करते हैं कि ये भी जानते समझते भी हैं कि आधुनिक भारत में कैसे लोग, मतलब कि किस किस क्षेत्र में लोगों की रुचि रही थी, ये सब भी हमको जानने को मिलता है। कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, फिर विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, ठीक है, और भी अधिक, ठीक है। रीडिंग ऑफ दिस बुक्स encourages us to compare ourselves with the people of different ages। इस किताब को पढ़ने के बाद ये मन करता है कि हम भी क्या अपने आप को क्या करें, इनक्रेज करें, उन्नति करें, प्रगति करें खुद को अंदर से, बस टू कंपेयर आवर सेल्फ, जिससे कि हम अपने खुद को क्या कर समझौता कर सके उन लोग, उन जैसे मतलब कि आगे के आधुनिक मानव से हम क्या कर सकें, खुद को हम मिला सकें, ठीक है, विद द पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस एंड इंस्पायर अस फॉर अचीविंग मोर एंड मोर बाय मार्चिंग फॉरवर्ड। और हम उन लोगों से इंस्पायर हो सके, ठीक है, उन लोग से कुछ सीख सके, जान सके, ठीक है, ताकि हम आगे उन्नति की ओर आगे हम प्रगति करते जाएं, ठीक है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, सरकारी दस्तावेज, ठीक है। बीइंग अ वास्ट कंट्री, ठीक है, हमारा भारत जो है एक व्यापक देश होने के नाते, इंडिया हैज़ बिन रूल्ड ओवर बाय डिफरेंट पावर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप सभी को पता है कि हमारा इंडिया क्या है, व्यापक इंडिया है, भारत है, फिर भी उसके बावजूद भी हमारे इंडिया पे बहुत से अलग अलग शक्तियों ने क्या किया, आके राज किया, डिफरेंट मतलब कि अलग अलग भाग में इंडिया के लंबे लंबे समय तक, ठीक है। विद नेटिव और फॉरेन रूलर्स बोथ एक्सचेंज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स विद ईच अदर, ठीक है। जैसे भी हो, फिर भी क्या हुआ, नेटिव और फॉरेनर रूलर्स, ठीक है, जो शासक हुआ करते थे, हमारे भारत दस्तावेज को क्या किया, अदल बदल करके रख दिया, ठीक है, विद ईच अदर, एक दूसरे में। लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स वर प्रिजर्व्ड इन द आर्चीव्स, बहुत से डॉक्यूमेंट दस्तावेज भी क्या हो गया, मतलब संरक्षित करके रख दिए गए आर्चीव्स में, ठीक है। बिकॉज ऑफ प्रिजर्विंग वेल दिस रिटन रिकॉर्ड्स आर नाउ इजीली अवेलेबल टू अस। आर्चीव्स का मतलब होता है किसी एक जगह म्यूजियम में रख दिया, ठीक है, प्रिजर्व, संरक्षित करके रख दिया। क्यों रख दिया, बिकॉज ऑफ प्रिजर्विंग वेल, क्योंकि वो उन्होंने प्रिजर्व करके इसलिए अच्छे से रख दिया क्योंकि दिस रिटन रिकॉर्ड्स आर नाउ easily available to us and providing us information or evidence on how different powers in India dealt with each other and how ultimately all of them were our power one by the British। कि कैसे जो है वो उस समय का पावर शासन व्यवस्था चलती थी, ठीक है, उस समय की क्या जानकारी या तकनीकी उस समय चलती थी, एंड हाउ डिफरेंट पावर्स इन इंडिया डील, और किस पावर के साथ इंडिया को डील किया जाता था, चलाया जाता था, ठीक है, विथ ईच अदर, और एक दूसरे के साथ, एंड हाउ अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम वर ओवर पावर्ड वन बाय द ब्रिटिश, और कैसे ब्रिटिशर्स ने बढ़ चढ़कर अधिक शक्तियों के साथ हमारे भारत के ऊपर राज करना शुरू किया, ठीक है, इस तरह की जानकारी। न्यूज़पेपर्स, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, ठीक है, अखबार और पत्रिका। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स हैव आल्सो बीन ए ग्रेट सोर्स टू नो अबाउट द हिस्ट्री। आपको बता दें कि अखबार और पत्रिका भी एक तरह का बहुत बड़ा स्रोत है, मुख्य स्रोत माना जाता है इतिहास के बारे में जानने के लिए। इवन टुडे वी सीक मच इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री विद द पीपल ऑफ दिस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स प्रिंटेड इन द डिफरेंट। आपको बता दें कि आज भी, यहाँ तक कि आज भी हम क्या करते हैं, कुछ जानकारियाँ ढूंढते हैं आधुनिक इतिहास में, ठीक है, किसकी मदद से, अखबार की मदद से और पत्रिका की मदद से, ठीक है, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस बाई डिफरेंट पीपल्स, अलग अलग लोगों के बारे में और अलग अलग लैंग्वेजेस के लोगों के बारे में, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में हम अलग अलग इंफॉर्मेशन हम ढूंढते रहते हैं।
या फिर नेट पे आप सर्च करते हो, टीवी में सर्च करते हो, या फिर कहीं भी आप सर्च करते हो, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन आज की आधुनिक दुनिया में लोग सर्च करते हैं, ठीक है। सम ऑफ दिस पेपर्स आर स्टिल बीइंग पब्लिश्ड, और उसमें से कुछ पेपर्स क्या हैं, और आज भी क्या हो रहा है, पब्लिश छपाई हो रही है उनकी भी। एंड हैव सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ देयर ओल्ड एडिशन इन द लाइब्रेरीज, और आपको बता दें कि एक तरह से सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, एक तरह सिस्टमेटिक वे में उनकी एक अभिलेखी भी उनकी अभी तक संरक्षित करके लाइब्रेरीज में, पुस्तकालय में रख दी गई हैं उनकी एडिशंस, ठीक है। वाइल गोइंग थ्रू दिस पेपर्स वी फाइंड सेम थिंग्स हैपनिंग बिफोर आवर आइज विच हैपेंड 100 years बैक और सो। आपको बता दूं कि इस पेपर में जाने से पहले आपको ये जानना होगा कि आपको बता दूं कि जो 100 साल पहले पिछले बीते हुए चीज़ों में जो हुआ था, बीते सालों में जो हुआ था, वही चीज़ आपकी आंखों के सामने ये चीज़ हो भी रहा है, ठीक है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, एक नेक्स्ट पॉइंट आता है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ऐतिहासिक इमारतें और उनके ढांचाएँ, ठीक है। इन आवर कंट्री वी सी मैनी बिल्डिंग्स, हम अपने भारत देश में बहुत सारे बिल्डिंग्स देखते हैं, ठीक है। हमको देखने को तो मिलते हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स हमको देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन बिग सिटीज़। ज़्यादातर आपको बड़े बड़े शहरों में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम ऑल, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम ऑल आर लिंक्ड विद डिफरेंट स्टोरीज एंड एपिसोड्स। आपको बता दें जितने भी बड़े बड़े शहर में बिल्डिंग्स बने हुए हैं, स्ट्रक्चर्स उनके बने हुए हैं, उनकी भी कुछ अपनी अपनी अलग अलग स्टोरी है, कुछ अलग अलग एपिसोड्स के साथ वो भी जुड़े हुए, उनकी भी कहानी जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। आर्टिस्ट दिस बिल्डिंग टेल अस अबाउट द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, आर्टिस्टिक स्केल्स एंड मटेरियल्स जनरली यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। आप भी कोई भी बिल्डिंग्स कहीं भी देखे होगे, जैसे कि ताजमहल जो है एक तरह से उनका भी अपना स्टाइल है, उसका आर्किटेक्चर स्टाइल उस समय का कैसे लोगों ने बनाया था, ठीक है। और उन लेबरों के पास कैसा स्किल हुआ करता था, किस मटेरियल से जनरली उसको बनाया गया था, तो यही सब चीज़ें क्या है आधुनिक भारत में, ये सब चीज़ें बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन की बनावट के बारे में, ढांचे के बारे में जानने को आपको मिलता है इसमें, ठीक है। सम अदर सोर्सेज, कुछ अलग सोर्स भी हैं, स्रोत भी हैं, IIM जानते हैं इनके बारे में। बिसाइड्स above given sources there are some other sources which provide us very useful information। इसके अतिरिक्त जो है इस सभी स्रोतों के अतिरिक्त कुछ और भी सोर्सेस यहाँ पे नीचे दिए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं हमारी जानकारी के लिए। वी फाइंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन्स और मेटल्स। हमने जो है कुछ अभिलेख भी पाई है जो कि ये लिपियाँ जो स्टोन्स पे, पत्थरों पे लिखी जाती थी और धातुओं पे लिखे जाते थे। देयर आर मैनी हिस्टोरिकल फिल्म्स विच रिप्रेजेंट द कंटेम्प्रेरी पीपल एंड सोसाइटी। आपको बता दें यहाँ पे ऐसी ऐतिहासिक फिल्म भी बनी हुई है जो कि पारंपरिक लोगों को क्या जोड़ रखी है, ठीक है, और सामाजिक को भी जो क्या कर रखी है, एक तरह से जोड़ रखी है, बना रखी है। दे लिव ऑन अस एन एवरलास्टिंग इम्प्रेशन as through them we see different things happening before our eyes। वो हमें देखिए, वो हमारी आँखों पे एक तरह से पूरी तरह हमेशा के लिए उनका प्रेशन, ठीक है, उनका चेहरों का इम्प्रेशन, उनका एक्टिंग का इम्प्रेशन हमारी आँखों पे बस चुका है। as through them we see different, उनके सहारे, ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें हमारी आँखों के सामने क्या क्या हो रहा है, ठीक है, ये सभी चीज़ें हम क्या हो रहे हैं देख पा रहे हैं, उसको महसूस अपीयर कर पा रहे हैं, ठीक है। We have also, ठीक है, we have also some historical letters written by our great historical personalities like महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्सेट्रा, ठीक है। हमारे पास ऐसे ऐतिहासिक पत्र भी हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े ऐतिहासिक व्यक्ति के लोगों ने, ठीक है, व्यक्तित्व के लोगों ने इसको लिखा है, जैसे कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बड़े बड़े व्यक्तित्व, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा, लेटर लिखा। इनका आज भी लेटर म्यूज़ियम में संभाल के रखा गया, ठीक है। विच टेल अस मोर अबाउट देयर पर्सनालिटीज़, जो हमें इनकी व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी ज़्यादा बताती है। वे ऑफ थिंकिंग एंड हाउ दे वर लिंक्ड विद अदर पीपल एंड कंट्रीज़, ठीक है, तो इनका सोचने का क्या जरिया था, क्या तरीका क्या था, और ये कैसे अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग देशों के साथ ये लोग जुड़े रहते थे, ठीक है, खुद को जोड़ रखे थे। One other sources may also be people or their immediate descendants living who could help us understand past events। और
इस दूसरे ठीक है, यही दूसरे जो है स्रोत के साथ मैं ऑल्सो भी पीपल और हमें भी और लोगों को भी क्या करना रखा है, इमीडिएट और डिसेंडेंट्स लिविंग, तुरंत ही हमें क्या करना चाहिए, हमारे डिसेंडेंट्स हुए ठीक है, पूर्वज लोग जो हमारे रहते थे, हु कुड हेल्प अस अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट्स, उन्होंने हमारी क्या किया, हमारी मदद की, हमारे पूर्वज के लोगों ने हमारी क्या किया, ये सभी चीज़ों को समझाने में हमारी मदद किया, समझाने ठीक है, कि हम उनके अतीत के बारे में जान सके, वो अतीत में कैसे लोगों से जुड़ के रहते थे और उनका कहाँ से इनका नाता रिश्ता जुड़कर रखता था, ठीक है, या फिर जुड़ा रहता था। ये सब चीज़ें हमारे डिसेंडेंट्स जो मतलब होता है पूर्वज, ठीक है, हमारे पूर्वज के थ्रू हमें ये सभी जानकारियाँ मिल जाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। तो जितना भी लेसन्स मतलब कि जितने भी पैराग्राफ्स हमने आपको बताए हैं अच्छी तरह से, वो आप रिप्ले करके पॉज करके अच्छी तरह से जानिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप जानोगे समझोगे तभी आप इस सभी चीज़ों को आप समझ पाओगे, ठीक है, अच्छी तरह से। क्योंकि देखिए हिस्ट्री एक तरह की कहानी आपके लिए, ठीक है, तो आप कहानी को समझिए, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, हम आगे भी आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अपने कीमती समय को हमारे साथ बिताने के लिए आपका बेहद शुक्रिया, धन्यवाद। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दें और संभाल के रखें। थैंक यू।